जिसका नाम है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहते हैं जिसको। तो क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक से लेकर एकदम से जैसे यूपीएससी लेवल तक इतना पूछता है, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। और यूपी पीसीएस में जो बुक वगैरह जो पूछता है उसका भी स्कीम वगैरह सारा इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो भी एग्जाम होंगे जहाँ जहाँ अर्थव्यवस्था पूछता है सभी क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर आपको लगेगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो लिखा होता है उसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो इसका नीचे पता चलेगा कि इसका क्या क्या मतलब होता जा रहा है आगे, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बारीक ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स बहुत हुआ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लड़के डरते हैं, तो हम सिंपल भाषा में इसको हम समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो लिखते हैं, इकोनॉमी जो लिखते हैं वो दूसरी चीज़ है, इकोनॉमिक्स जो लिखते हैं वो दूसरी चीज़ है। आगे हम लोग नीचे जब पढ़ेंगे तब सब पता चलेगा, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, पूरा हर चीज़ एक एक लाइन से सब कुछ कवर होता जाएगा, ठीक है। तो इसका 20 या 25 मिनट का एक एक वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये यूपीएससी के लिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ और अदर पीसीएस एग्जाम जो भी आप देते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इसका जो पीडीएफ है उसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थशास्त्र हम लोग आगे देखते हैं क्या है, पहले अर्थव्यवस्था समझते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो किसी भी देश में, किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जिसे उत्पादन होता है, फिर वितरण और उपभोग से जुड़ी सभी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं कि किसी देश में जब सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका वितरण हो रहा है, उनका उपभोग हो रहा है, तो इनसे जुड़ी सारी गतिविधियाँ, जैसे वस्तु क्या है, तो वस्तु में कुछ भी आप ले सकते हैं, कपड़ा धोने के साबुन से नहाने के साबुन तक, खाने के बिस्किट से लेके आप कोई भी वस्तु जिसका आप यूज डेली डेली अपने जीवन में यूज करते हैं वो। सेवाओं मतलब क्या होता है, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, रेल सेवा हो गई, रोड सेवा हो गई, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं जो हैं, जो इंडिविजुअल दिखती नहीं है मगर आपको मिलती रहती हैं वो सेवाओं, उनके उत्पादन का कैसा होता है, कैसे उनका वितरण होता है, उनका उपभोग आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से मिल रहा है आपको, कितना प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक एक गतिविधियों का जब उसका अध्ययन हम करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था में आता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की सिंपल बात ये हो गई। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच क्या अंतर है। तो तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में माइनर सा अंतर है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जब मिक्स जहाँ जुड़ जाए समझ लीजिए कि उसके अध्ययन की बात हो रही है, जो उसके आगे मिक्स के आगे जो भी है उसी का डिटेल अध्ययन जो है उसमें मिक्स जुड़ जाता है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। तो फिर से अर्थव्यवस्था को एक बार और समझ लेते हैं क्या है अर्थव्यवस्था। तो लिखा है यहाँ पे कि जब लोग सामाजिक गतिविधियों के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक, उत्पादन, व्यापार, वितरण और उपभोग की सुविधाओं के लिए एक साथ आते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यहाँ संपूर्ण गतिविधियाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने, बेचने या विनिमय के लिए संपन्न की जाती है। तो यहाँ पे बस मामला ये है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री का मामला यहाँ पे है, उसी का सारा जो अध्ययन होता है एक छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक, तो उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तब, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो ये इंग्लिश वाला थोड़ा बेटर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो मैटर है उसको ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है ये वाला, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक। तो क्या होता है अर्थशास्त्र, तो यह एक शैक्षणिक विषय है, ठीक है। अध्ययन करते हैं जब इन चीज़ों का डिटेल में, तो उसको हम कहते हैं यह एक शैक्षणिक विषय है जो सामान्य रूप से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और अभाव होने पर भी इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। अभाव होने का मतलब कि हर संसाधन सीमित है, ठीक है, सीमित संसाधन है फिर भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। और संपत्ति, अगला पॉइंट में कह सकते हैं कि संपत्ति के कानून का अध्ययन जो होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। जो संपत्ति है आपके उसी का अध्ययन जो होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो किस तरह से टूटा है, तो ग्रीक शब्द में इसको आइकोस कहते हैं। आइकोस मतलब परिवार होता है, घर होता है, संपत्ति होती है। और नॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स को जब तोड़ेंगे तो इसमें आइकोस होता है एक तरफ नोमोस आता है, ठीक है। तो आइकोस मतलब होता है परिवार, घर, संपत्ति। नोमोस मतलब होता है कानून या मानदंड क्या होता है इसका, ये सब चीज़ें पूरी आती हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द है आइकोस और नोमोस। तो परिवार, घर, संपत्ति के जो कानून या मानदंड जिससे डिसाइड होता है उसको अर्थशास्त्र में इसी चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इसको हमको पाना है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है इसको भी समझ लेते हैं, क्यों अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र का। तो देखते हैं, तो
अर्थव्यवस्था अभाव आधारित विषय है। अभाव आधारित विषय चूंकि संसाधन सीमित हैं इसलिए अभाव होता है संसाधन का। जैसे किसी भी उत्पादन का, जैसे कोयला हो गया हमारा, और जो भी उत्पादन की चीज़ें हैं वो सब सीमित हैं, ठीक है। तो सीमित संसाधन है, इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि संसाधन सीमित है तो उसका हम क्या करेंगे, ऐसा यूज करेंगे कि हमारी भी जरूरत पूरी हो और हमारे आने वाली पीढ़ी की भी जरूरत पूरी हो। तो उसी को कह रहा है कि संसाधन सीमित हैं या दुर्लभ है, ऐसे में संसाधनों के साथ जरूरतों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। और अर्थव्यवस्था हमें तर्कसंगत रूप से दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन करने, क्या हमको जरूरी है उसकी प्राथमिकताएं जो उसको तय करने में सक्षम बनाती है, तो उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो संसाधनों का मेन बात है मैनेजमेंट जो होता है, कि किस संसाधन को हमको किस तरह से प्रबंध करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, क्योंकि संसाधन सीमित है। तो अर्थव्यवस्था में, हम अर्थशास्त्र में हम यही सब चीज़ों को देखते हैं कि किसको हम प्राथमिकता पहले देंगे ताकि हमारा जो ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो उसी प्राथमिकताओं को चुनने में और उसका मैनेजमेंट करने में संसाधनों का, उसी को सक्षम बनाता है। तो उसको ही हम कहते हैं अर्थशास्त्र का अध्ययन इसीलिए करते हैं ताकि हम जो सीमित संसाधन है उसका किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर पाएँ, वही आता है। तो आर्थिक तर्कसंगतता मतलब जो ये है, तर्कसंगत मतलब क्या होता है, तो उत्पादन, वितरण और खपत के पारंपरिक अध्यायों के साथ साथ न्यायसंगत और धारणीयता भी शामिल है। तो वही जो बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं कि हम उत्पादन करेंगे, वितरण भी करेंगे और खपत भी करेंगे, इनके पारस्परिक अध्यायों के साथ साथ हम न्याय संगत और धारणीयता भी शामिल करेंगे इसमें। किसमें? जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अपने मैनेजमेंट में, ठीक है, ये सब हम शामिल करेंगे। और संसाधन क्या होते हैं, तो उदाहरण के तौर पे भोजन, धन, भूमि, ईंधन, कोयला, खनिज आदि जो संसाधन जो कि सीमित है, इन्हीं काम को प्रबंधन करना है। तो जब हम पढ़ते हैं, भोजन पढ़ते हैं, तो हम राजकोषीय संबंध पढ़ते हैं, राजकोषीय पढ़ते हैं, राजकोषीय में भोजन आता है, ईंधन, कोयला, खनिज आता है। जब धन का पढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हैं हम, जैसे आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई के नीचे जो और बैंक हैं जो हमको सेवाएं दे रहे हैं, उनका किस तरह से काम चल रहा है, तो धन में ये सब हम पढ़ते हैं। भोजन, ईंधन, पानी, भूमि, ये सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजकोषीय या फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं जो सरकार बनाती है, ठीक है। तो भोजन महंगा ना हो, किस तरह से हम सबको मिले, तो हम इसके लिए मिड डे मील चलाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में सारी चीज़ें शामिल है। भूमि में हम कृषि किस तरह से हम करें, कृषि कैसे पढ़ें हम। ईंधन में यातायात को हमको सही करना है, ठीक है। कोयला और खनिज संसाधन में हम कैसे उत्पादन करें, हम कैसे अग्रणी हों संसाधनों के उत्पादन में, जैसे लौह अयस्क में बॉक्साइट कितना उत्पादन करें, यूरेनियम किस तरह से उत्पादन करें, कैसे उनका मैनेजमेंट करें। तो देखिए हम लोग एक अपने जीवन के हर पहलू को अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सभी पहलुओं को पढ़ते हैं, जिसमें हम भोजन से धन भी देखते हैं, भूमि भी देखते हैं, ईंधन भी देखते हैं, कोयला भी देखते हैं, खनिज भी देखते हैं, कपड़ा लत्ता भी देखते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट अपना करना, अपने सैलरी का, अपने जो भी इनकम है हमारी, किस तरह से उसको मैनेज करना, सब है अर्थशास्त्र में ही हम अध्ययन करते हैं उसका। तो ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आया होगा संसाधन क्या होते हैं। अब अर्थशास्त्र के जो उपखंड हैं, जिसमें मेन अर्थशास्त्र टिका हुआ है, तो उपभोग पे टिका हुआ है कि अगर हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसका उपभोग करना जरूरी है। तो उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोग, ठीक है, उत्पादन, विनिमय, जो उत्पादन हम करेंगे उसका विनिमय होगा ना, खरीद बिक्री होगी इसकी, खरीद बिक्री के मार्केट तक वितरण होगा, उसका पहुंचाया जाएगा मार्केट तक, जरूरतमंदों तक, ठीक है। तो ये जो है अर्थशास्त्र के उपखंड होते हैं, ठीक है। अब जो है, अब देखते हैं अर्थशास्त्र में उसके कितने भाग, 2 भागों में अर्थशास्त्र को बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा ना, यहाँ तक, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है, अब इसको देखते हैं, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन भाग हैं? तो एक समष्टि होता है, तो इसको बार बार आपको आता होगा, ज़्यादा समझ में आता नहीं होगा तो समझा देते हैं आज। समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है, ठीक है। तो समष्टि मतलब होता है माइक्रो, देखिए MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो MICRO होता है, ठीक है। तो ये पतला सा है, देखिए पतला है, ये है थोड़ा मोटा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है इनमें माइक्रो और माइक्रो में, तो आप समझिए जो ये मोटा है, ये मोटा, ए मोटा है। अब ये भी माइक्रो होता है, ये एक होता है माइक्रो। तो जो मोटा है, ये बड़ा है, चौड़ाई में है, तो हम चौड़ा अध्ययन करते हैं। बड़े क्षेत्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसको माइक्रो कहते हैं या समष्टि कहते हैं, ठीक है। और जब छोटे चीज़ का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उसको माइक्रो कहते हैं। देखिए आई जो है पतला सा है और ए जो है मोटा सा है। तो ये जो है ये बड़ा क्षेत्र को कवर करता है और आई जो है छोटे क्षेत्र को कवर करता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। समष्टि मतलब होता है कि समस्त चीज़ों को कवर करता है। समष्टि से जो है समस्त चीज़ों को कवर करता है, संसार को कवर करता है, मान लेते हैं तौर से संसार को कवर करता है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत होता है, छोटे चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है।
तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में जाने बैठा लीजिए, क्योंकि समष्टि और व्यष्टि अधिकतर लोगों को भूल जाता है। तो इस बात को पूरी तरीके से जाने बैठा लीजिए कि माइक्रो जो होता है, यम ए जो होता है, या समष्टि होता है, समस्त चीज़ों का अध्ययन करता है पूरे देश में। जैसे भारत देश है तो उसको समस्त चीज़ों का जिसमें अध्ययन होगा, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, गरीबी, ये सब चीज़ों का जब अध्ययन होगा, बड़े लेवल पर अध्ययन होगा, तो उसको हम समष्टि में आएगा, या तो माइक्रो में आता है, माइक्रो। अब माइक्रो में जो आएगा यम आई वाले में, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जिसमें व्यवसाय है, व्यक्तिगत मांग है, दुकानदार हैं, छोटे उद्यम हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब हम करते हैं बड़े लेवल पे, सामूहिक अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं समष्टि, जो समष्टि लिखा हुआ है। तो यह बड़े स्तर का पर अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने में मदद करता है, और समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, जिससे जैसे इसमें मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, ये सब चीज़ें शामिल, गरीबी, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं इसमें समष्टि में। इसकी मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण करना है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको 1 मिनट लिख देते हैं, इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसकी जो इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्व रोजगार व विकास को ध्यान देना है। ठीक है, ये बात है माइक्रो वाले में। ठीक है, ये वाला अब देखिए, उसके अब तो समझ में आ गया होगा। माइक्रो में बड़े लेवल पे तो देश की अर्थव्यवस्था को समझने, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को समझने आय, रोजगार, मुद्रा, गरीबी, निवेश व बचत, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संतुलन आदि सम्मिलित होते हैं इसमें। तो बड़े लेवल पे ये सब काम होता है। ठीक, और व्यष्टि में क्या होता है, तो यह पूरी अर्थव्यवस्था के छोटे घटकों का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तिगत एजेंटों के मामले से संबंधित है, उपभोक्ता या निर्माता से। उदाहरण के लिए छोटे उद्यम हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यक्तिगत मांग हो गई, दुकानदार हो गया, मांग आपूर्ति छोटे लेवल पे हो गई, ये सब चीज़ें व्यष्टि में पड़ जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रही हो तो वीडियो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एक और अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक और अर्थव्यवस्था, जिसे हम मेसो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मेसो इकोनॉमिक्स कहते हैं जिसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह समष्टि बड़े स्तर वाली या छोटे स्तर वाली व्यष्टि के मध्य स्तर का अध्ययन कराती है। तो इसमें हम जैसे सड़क हो गया, यातायात हो गया, ऑटो इंडस्ट्री हो गई, बस गाड़ी हो गई, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, यह दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, कैसे प्रभावित करती है, ये चीज़ें होंगी तो दोनों का विकास होगा। जैसे सड़क है तो सड़क इसके में काम आएगी, और सड़क जो है इसके में भी काम आएगी। तो ये दोनों का विकास करता है, दोनों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से समझ लीजिए। तो ये मेसो वाला भी समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे जो थोड़ा एग्जाम में पूछता है कि अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं, जिनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी से अर्थव्यवस्था का माना जाता है जनक, इनको ही जनक माना जाता है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये जो है इंट्रोडक्शन था अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो इसमें हम और चीज़ें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले उसको समझ लेते हैं।